हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता एक्सपो पर। वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर दे। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, जिससे कि हमारी सारी वीडियो आप तक समय समय पर पहुंचती रहे, उनकी नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे, जिससे पता चलता रहे कि हाँ, हमारी वीडियो यूट्यूब पर हमने अपलोड कर दी है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। हाँ तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको स्रोत के आधार पर जो प्रत्यय होते हैं, जितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं, पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी भाषा में मूल प्रत्ययों की। ठीक है, हिंदी भाषा में कितने तरह के प्रत्यय आपको पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस तरह की वीडियो हमने आपके लिए बनाई है, बहुत ही मेहनत के साथ बनाई है। ये कंटेंट आपको किसी की भी, कोई सी भी, चाहे कोई सा भी आप वीडियो उठा के देख लीजिए, एक वीडियो में आपको ये सब चीजें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हमने बहुत मेहनत की आपके लिए, तो थोड़ी मेहनत आप भी कर दीजिए हमारे लिए, जिससे हमें भी अच्छा लगे और आपका भी भला हो जाए, हमारा भी भला हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों बिना कहे ही वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जिसने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए, टाइम को खर्च ना करते हुए, टाइम का पूरा लाभ उठाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी भाषा में जो प्रत्यय होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक कौन सा? एक होता है कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। दूसरा तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब इनको समझना बहुत आसान है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए, कृत प्रत्यय में क्रे, क्रे आया हुआ है, तो सीधी सी बात है, क्रे से मान लीजिए आप क्रिया। अब देखिए, इसकी परिभाषा में ही आपको इस चीज का भी पता लग जाएगा कि जो शब्दांश क्रिया शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो कृत, कृत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? क्रिया। क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय ही कृत प्रत्यय होते हैं। एक चीज को ध्यान रखिएगा, आपको एग्जामिनर अगर पूछ ले, कोई भी शब्द दिया है आपको और कह दे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो देख लीजिए कि वो शब्द जो है संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया है। ठीक है, अगर वो क्रिया हुआ तो कृत प्रत्यय है, वरना तद्धित प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए, कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृत प्लस अंत अर्थात कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि जो कृत प्रत्यय के योग से शब्द बनते हैं ना, जैसे किसी क्रिया में हमने कोई प्रत्यय लगाया है, उससे बनकर के जो शब्द आएगा वो क्या कहलाएगा? कृदंत प्रत्यय कहलाएगा, कृदंत प्रत्यय। ठीक है, या कृदंत शब्द। ठीक है, कृदंत शब्द या कृदंत प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, जैसे लिख, देख लीजिए, लिख जो है एक क्रिया है। ठीक है, क्या है? क्रिया है। क्यों? हमने क्या बताया था आपको कि अगर आप किसी भी धातु में ना लगा दोगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? वो क्रिया बन जाएगी। ठीक है, लिखना। ठीक है, तो कौन सी धातु है इसमें? लिख। ठीक है, तो क्रिया क्या हो रही है? लिखने की क्रिया हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी क्रियाएं होती हैं, उनमें सब में ना लगा हुआ जरूर आएगा। लिखना, खाना, पीना, पढ़ना, चलना फिरना, दौड़ना, हंसना, बोलना, सब चीजें, जितने भी क्रिया के शब्द होंगे सब में ना लगा हुआ होगा। ठीक है, ये पहचान होती है। ठीक है, तो देखिए, लिख में अगर ना लगाएंगे तो लिखना बन जाएगा, एक क्रिया है। तो लिख प्लस आवट क्या हो गया? लिखावट। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका? लिखावट। लिखावट शब्द क्या हो गया आपका? ये कृत प्रत्यय हो गया। इसके बाद आता है बस। देखिए, बस में भी अगर आप ना जोड़ दोगे तो बसना बन जाएगा, बसना। ठीक है, तो ये क्या हुई? एक क्रिया हुई। तो बस प्लस एरा क्या हो जाएगा? बसेरा। ठीक है, तो ये कैसे शब्द हो गए? ये हो गए आपके कृदंत प्रत्यय, कृदंत शब्द। और ये क्या है? आपके कृत प्रत्यय। ठीक है, ये क्या है? आपके कृत प्रत्यय, जो क्या होते हैं? क्रिया के अंत में जुड़ते हैं। सीधी बात। ठीक है, अब देख लीजिए, दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा होता है हमारा तद्धित प्रत्यय, तद्धित। ठीक है, तद्धित प्रत्यय, इसके बारे में देख लीजिए, इसकी परिभाषा क्या कहते हैं इसको? कि जो शब्दांश क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में जुड़कर एक नए शब्द की रचना करते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कितना आसान है। क्या कहा है? कि क्रिया को छोड़कर जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कितना आसान था दोस्तों। ठीक है, इनके योग से बने शब्दों को तद्धितांत शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे कृदंत बना था, कृत प्लस अंत, ऐसी तद्धित के अंत में जुड़े शब्दों को तद्धितांत कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? तद्धितांत शब्द कहेंगे। ठीक है, इसके भी एग्जाम्पल दिए हमने। ठीक है, अब देख लिए, समझने के लिए बहुत आसान है। ठीक, कृत प्रत्यय में क्रिया के अंत में जो प्रत्यय जुड़ेंगे वो कृत
कृत प्रत्यय हो जाएंगे या कृदांत हो जाएंगे। और तद्धित प्रत्यय में क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगने वाले जो शब्द होंगे जिससे नए शब्दों का निर्माण हो जाएगा वो तद्धित प्रत्यय होंगे। बहुत आसान है, कोई भी ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है दिमाग पर, बहुत आसान है, आराम से समझ लीजिएगा। जैसे देख लीजिए, अब यहाँ पे हमने शब्द लिया है मानव। मानव क्या है? इंसान को मानव कहते हैं, क्या हुआ? संज्ञा हुआ, ठीक है। उसमें हमने ता प्रत्यय लगाया है तो क्या बन गया दोस्तों? मानवता, ठीक है। अब ऐसे ही एक क्या है? एक संख्या है, ठीक है। क्या है? संख्या है। क्या हुआ? ये संज्ञा हुई है, नहीं हुई? ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण कुछ भी हो, चाहे अगर उसके अंत में कोई प्रत्यय लग रहा है तो तद्धित प्रत्यय ही होगा। हमने ऐसा पहले ही कहा था। तो एक में जब हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया तो नया शब्द बन गया हमारा एकता। अच्छा, एक का अर्थ तो संख्यावाची हुआ, लेकिन एकता का अर्थ क्या हुआ? इकट्ठा, एक साथ जो संगठन होता है, शक्ति होती है, उसको हम एकता बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुए? हमारे तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हुए दोस्तों, ठीक है। और ये कृत प्रत्यय के उदाहरण हुए। तो इतना बता दीजिए कि क्या आपको कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय समझ में आया? अगर आया है तो वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। वैसे हमने बहुत आसानी भाषा में आपको समझाया है जिससे आप कभी भी ना भूलें, ठीक है। कृत प्रत्यय जो होते हैं क्रिया के अंत में लगते हैं। तद्धित प्रत्यय क्रिया को छोड़ करके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में लग करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका। अब देखिए, इनके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, इनके भी भेद होते हैं। कृत प्रत्यय के भी भेद होते हैं, तद्धित प्रत्यय के भी भेद होते हैं। तो हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं अब प्रत्ययों के भेद की, ठीक है। किनके? प्रत्ययों के भेद की। प्रत्ययों के कितने भेद होते हैं? मैंने आपको बताया प्रत्ययों के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक है। अब कृत प्रत्यय के भी जो भेद होते हैं उनके बारे में सीखेंगे हम। एक बार और देख लीजिए कि कृत प्रत्यय होता क्या है। कृत प्रत्यय ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जुड़कर उसे एक नया अर्थ देते हैं, ठीक है। जो क्रिया होती है ना दोस्तों, क्रिया का भी मूल रूप जो होता है वो है धातु होता है। जैसे हमने कोई धातु लिखी, हमने कोई क्रिया लिखी है लिखना। अब ये इसका जो मूल रूप है वो है लिख, इसमें हमने ना प्रत्यय लगाया है तब बना है लिखना, ठीक है। तो इसका मूल रूप क्या हो गया? लिख। तो लिख क्या है? इसमें धातु रूप है, ठीक है। तो क्या है कि धातु के बाद में जुड़कर जो प्रत्यय बनते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और बात ध्यान रखिएगा कि कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा एवं विशेषण बनते हैं। क्या बनते हैं? संज्ञा एवं विशेषण बनते हैं, ठीक है। जब हम किसी धातु में या क्रिया में कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उससे जो नया शब्द बनकर के आएगा वो तो संज्ञा होगा या फिर विशेषण होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे गाना, ठीक है। गाना, गाना में हमने वाला प्रत्यय जोड़ा है तो क्या बन गया? गाने वाला। गाना एक क्रिया थी लेकिन वाला प्रत्यय जोड़ दी, क्या बन गया? गाने वाला। गाने वाला कौन होगा? कोई व्यक्ति होगा, ठीक है। वो क्या होगा? संज्ञा होगा, ठीक है। तो क्या हो गया? हमारी कृत प्रत्यय का उदाहरण हो गया। अब देख लीजिए, जैसे छलना, छलना में हमने या प्रत्यय जोड़ेंगे। अब छलना, छलना क्या है? क्रिया है। इसका जो मूल रूप क्या होगा? वो होगा छल। क्या होगा दोस्तों? इसका मूल रूप छल होगा। छल में जब हम या प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा छलिया, ठीक है। तो छलिया कौन होगा? जो किसी को छलता होगा वो भी क्या होगा? हमारा, या इसकी किसी व्यक्ति की विशेषता बता दी कि हाँ वह कैसा व्यक्ति है? छलिया व्यक्ति है, दूसरों को छल लेता है, ठीक है। अब देख लीजिए कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय के भेद कितने होते हैं? कृत प्रत्यय के 5 भेद माने गए हैं, मुख्य रूप से 5 भेद माने गए हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। नंबर 1 होगा कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, ठीक है। कर्तृवाचक कौन सा? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। नंबर 2 कर्मवाचक कृत प्रत्यय। उसके बाद आता है नंबर 3 करणवाचक कृत प्रत्यय। फिर आता है नंबर 4 भाववाचक कृत प्रत्यय। और उसके बाद आता है क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय, ठीक है। तो ये कितने प्रत्यय हो गए हमारे? कृत प्रत्यय कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के हो गए हैं। अब हम इन 5 प्रकार का बहुत ही विश्लेषण से अध्ययन करेंगे कि इनमें कौन कौन से और कैसे कैसे प्रत्यय आते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आता है आपका कृत प्रत्यय का पहला भाग जिसका नाम है कृतवाचक कृत प्रत्यय, ठीक है। इसको कृतवाचक कृदंत भी बोलते हैं। हमने आपको बताया था कि कृदंत उनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब किन्हीं शब्दों में कृत प्रत्यय का योग हो जाता है तो वो कृदंत बन जाते हैं, ठीक है। हमने आपको पहले बताया था। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, इसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है कि जो प्रत्यय होते हैं ना आपके, वो किस में लगते हैं? धातु में लगते हैं, धातु, ठीक है। और अगर कहीं पे आपको क्रिया दिख जाए, क्रिया, तो क्या होता है दोस्तों? क्रिया के
क्रिया का जो मूल रूप होता है वही धातु होता है, ठीक है। पहले वो धातु होगी, फिर उसमें उस धातु का ही क्रिया रूप बनाया हुआ होगा। तो क्रिया में भी जब आपके सामने कोई प्रत्यय लगा हुआ आएगा तो आप उसका धातु रूप निकालेंगे, तब उसमें प्रत्यय जोड़ेंगे। क्रिया में से भी धातु मूल शब्द को निकाल करके प्रत्यय जोड़ करके हमारा नया शब्द बनेगा। वो हम आपको बताएंगे कैसे। सबसे पहले देख लीजिए, कृतवाचक कृत प्रत्यय किसको कहते हैं? तो ऐसे प्रत्यय जिनसे कर्ता का बोध हो, ठीक है, जिनसे कर्ता, कर्ता कौन? करने वाला, ठीक है। जब हमें किसी शब्द से किसी करने वाले का बोध होगा तो क्या होगा? उसको ही हम कर्तृवाचक प्रत्यय कहेंगे या फिर कर्तृवाचक कृदंत बोलेंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, देखिए जैसे हमने यहाँ पे धातु और क्रिया, ठीक है, दोनों इसलिए लिखे क्योंकि क्रिया का ही जो मूल रूप होता है वो धातु होता है, ठीक है। इस चीज को समझाने के लिए लिखा है बस। इस तरफ हमने प्रत्यय लगाए हैं और यहाँ पर कृतवाचक कृदंत या फिर शब्द हमने लिखे हैं, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए, जैसे पहले से हमारे पास आ रखना, तो रखना क्या है दोस्तों? रखना एक क्रिया है, क्रिया शब्द है। अब इसमें से हम इसका मूल रूप निकालेंगे, धातु निकालेंगे, तो क्या बन जाएगा? धातु बन जाएगा रख, ठीक है। क्या बन जाएगा? धातु, धातु बन जाएगी इसमें रख। तो हम इस धातु में वाला प्रत्यय जोड़ेंगे, जिसका प्रत्यय वाला तो ये जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा? रख वाला, ठीक है। तो क्या है, प्रत्ययों का क्या होता है कि जो हमारी क्रिया होती है, क्रिया में से जो मूल शब्द होता है धातु, उसको हम निकाल करके उसमें प्रत्यय जोड़ करके फिर हमारा नया शब्द बनेगा, जो होगा क्या? रख वाला, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट, इसके बाद देखिए हमारे पास शब्द आया है लूटना, ठीक है। लूटना, लूटना शब्द आया है, तो ये क्या है? क्रिया है। अब इस क्रिया में से हम जब मूल शब्द निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे सामने? लूट, ठीक है। लूट, लूट में हमने एरा प्रत्यय लगाया है, तो क्या बन जाएगा? लुटेरा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट शब्द देखिए हमारे पास है पालन, ठीक है। पालन, और पालन में हम जब लगाएंगे इसको कर देंगे पालना। शब्द है हमारे पास पालना, शब्द क्या है हमारे पास में? पालना। तो पालना में हमने हार प्रत्यय जोड़ना है, तो ऐसे नहीं करेंगे पालना हार करेंगे, नहीं, हम इसमें से इसकी धातु निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा बाहर? पालन। पालन में जब हम हार प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा हमारा पालनहार। ऐसे ही देखिए यहाँ पर है भूल, भूल हमारे पास शब्द है, ये पहले से धातु रूप है, अगर हम इसकी क्रिया बनाएंगे तो क्रिया बन जाएगी भूलना, ठीक है। भूलना में जब अक्कड़ लगाएंगे, अक्कड़ प्रत्यय लगाएंगे तो इसकी धातु रूप क्या बन जाएगी? भूल। भूल में जब हम अक्कड़ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? भुलक्कड़, ठीक है। ऐसे ही दा है शब्द, दा में जब ता उपसर्ग लगाएंगे तो दाता बन जाएगा। ऐसे ही है हमारे पास पीना, पीना एक क्रिया है, ठीक है। अब पीना क्रिया का पीना क्रिया में हम अक्कड़ प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पीनाक्कड़ बन जाएगा, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं बनेगा दोस्तों। इसमें क्या करेंगे हम? पीना का हम धातु रूप निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? पी, ठीक है, पी। और उसमें जब अक्कड़ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? पियक्कड़, ठीक है। ऐसे ही है लड़ना, लड़ना का जो मूल रूप होता है क्या होता है दोस्तों? होता है लड़। लड़ में जब आ का प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा लड़ाका। ऐसे ही तैरना, तैरना का जो मूल शब्द होता है वो होता है तैर, और अब इसमें आक लगाएंगे तो बन जाएगा तैराक। मिलना, मिलना में भी हमारा जो मूल शब्द है, धातु है, वो है मिल, और मिल में मिलन, मिलन में जब हम सार प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा मिलनसार। ऐसे ही झगड़ना, झगड़ना में आलू प्रत्यय जोड़ना है तो क्या करेंगे हम? इसका झगड़ना का जो मूल शब्द है वो निकाल लेंगे, वो क्या है? वो है हमारा झगड़ा, ठीक है, झगड़ा या फिर झगड़, ठीक है, झगड़ा। तो झगड़ा में जब आलू लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? झगड़ालू। तो क्या हुए हमारे? कर्तवाचक कृत प्रत्यय है, क्योंकि इनसे किसी भी कर्ता का पता चलता है, ठीक है। जो भी शब्द हमारे सामने निकल के आता है उससे हमें कर्ता का बोध होता है कि हाँ ये जो भी है करने वाले ही हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सबसे ज़्यादा पहचान करने की सबसे आसान तरीका है इसको पहचानने की, हाँ कर्तवाचक कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं नंबर 2 कृत प्रत्यय की। नंबर 2 कौन सा है हमारा? कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक कृत प्रत्यय से कहते हैं वो देख लीजिए, ये प्रत्यय जिनसे कर्म यानी काम का बोध होता है, मतलब किसी काम के होने का बोध होता है, पता चलता है कि हाँ कुछ काम हो रहा है, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं? कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा है? क्रिया लिखी है, ठीक है। हमने आपको बताया है, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है कि जो आपका प्रत्यय लगता है वो धातु में लगता है, तो क्रिया शब्द में से ही धातु निकालनी पड़ती है, ये हमको सीखना पड़ेगा खुद ही, ठीक है। जब क्रिया में हम प्रत्यय लगा देंगे तो कर्मवाचक कृत प्रत्यय कृदंत हमारा शब्द निकल के सामने आएगा। जैसे हमारे पास शब्द है छलना, छलना में अब धातु क्या है? छल,
छल धातु है। ठीक है, तो जब इनसे नी प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगी, छलनी। ठीक है, छलनी। ठीक है, छलनी क्या होता है, अब छलनी, छलनी के बारे में जानते हैं, जिसमें को छानने का काम किया जाता है उसको छलनी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही है सूंघना। सूंघना में जब हम मूल प्रत्यय निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, सूंघ। सूंघ में जब हम नी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सूंघनी। ऐसे ही है बिछना। बिछना में जब हम मूल प्रत्यय क्या होगा, मूल धातु क्या होगी हमारी, बिछ। बिछ में जब हम ओना जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा हमारा बिछोना। ऐसी है खेलना। खेलना का जो धातु रूप होता है खेल। खेल में जब हम ओना शब्द जोड़ेंगे तो बन जाएगा खिलौना। ठीक है, ऐसी पढ़ना। पढ़ना में हमारा धातु शब्द हुआ पढ़। पढ़ में जब हम हुआ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पढ़ा हुआ। ठीक है, ऐसे ही लिखना। लिखना में हमारा धातु शब्द निकलेगा लिख। लिख में जब हम हुआ प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुए हमारे, ये हमारे हुए कर्मवाचक कृत प्रत्यय के एग्जाम्पल्स। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपके सामने ये प्रत्यय लगा लगा करके हमने क्रिया के साथ में जो शब्द बनाए हैं वो है कर्मवाचक कृदंत शब्द। ठीक है, कृतवाचक कृदंत शब्द। ठीक है, इसके बाद साथियों आता है नंबर 3, कर्तवाचक का नंबर 3 प्रकार कौन सा होता है, ये होता है हमारा कर्णवाचक कर्त प्रत्यय। कर्णवाचक कर्त प्रत्यय किसको कहते हैं वो देख लीजिए, कि जिन कृत प्रत्ययों के योग से बने संज्ञा पदों से क्रिया के साधन का बोध होता है। किसका, क्रिया के साधन का। क्रिया मैंने काम, अर्थात जिस चीज से काम हो रहा है वो क्या होगा, उसका साधन होगा। तो जिस भी किसी शब्द से हमें क्रिया के काम के होने के साधन का पता चल जाएगा कि किससे हो रहा है, तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कर्णवाचक कर्तृ प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, इनसे बने शब्दों को कर्णवाचक कृदंत कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, जैसे एग्जांपल में हमने दिया है, इधर धातु है, धातु में जो प्रत्यय लगा हुआ है ये क्या है, ये कर्णवाचक कर्त प्रत्यय है। ठीक है, और जब इनके योग से कोई शब्द बन के सामने आएगा तो कर्णवाचक कृदंत कहलाएगा। ठीक है, हमने शुरू में बताया था आपको कि जब कृत प्रत्यय के योग से कोई शब्द बनता है तो वो कृदंत कहलाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसलिए हमने लिख के भी बताया आपको। अब देखिए, कर्णवाचक कृदंत धातुओं के अंत में नी, अन, न, आ, आनी, ओटी, ओना आदि प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी इसी तरह के बहुत सारे प्रत्यय इनके बाद में लगते हैं। ठीक है, धातु के बाद में लगते हैं जिनसे आपके कर्णवाचक कृदंत बनकर सामने आते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमने उदाहरण दिए हैं, यहाँ पे हमने धातु लिख दी है, धातु के बाद में हम प्रत्यय लगाएंगे और उनसे बनने वाले कर्णवाचक कृदंत हम यहाँ पे बनाएंगे। जैसे झूल, झूल धातु है, झूल। झूल में जब हम आ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, झूला। अब झूला क्या है, झूला एक साधन है, क्या करने का, झूलने का एक साधन है झूला। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो झूला किसको दर्शा रहा है, साधन को दर्शा रहा है, क्रिया के साधन को दर्शा रहा है। ठीक है, ऐसे ही शब्द निकल के आया है कस। अब कस में हम ओटी जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कसौटी। ठीक है, ऐसे ही बेल में जब हम न जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बेलन। अब बेलन से क्या किया जाता है, बेलन से क्या काम होता है, बेलने का काम होता है, रोटी बनाने का काम होता है। तो क्रिया का साधन का पता चल रहा है ना, तो इसलिए क्या है हमारे, ये कर्णवाचक कृत प्रत्यय हैं। ऐसे ही अब देख लीजिए, अब है लेख। लेख में जब हम नी प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा लेखनी। लेखनी किसको कहते हैं दोस्तों, कलम को कहते हैं। इससे भी क्रिया होती है, तो क्रिया का साधन तो है ना, काम का साधन है, इससे लिखने का काम होता है, तो ये भी एक लिखने का साधन है, तो इसलिए इस साधन का पता चल रहा है लेखनी। अब देख लीजिए, झाड़ प्लस ऊ। झाड़ में जब हम ऊ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, झाड़ू। अब झाड़ू भी एक साधन है। ठीक है, ऐसे ही गागर। गागर में हमने ई प्रत्यय लगाया तो गगरी बन गया। ओढ़ में हमने नी प्रत्यय लगाया तो ओढ़नी बन गया। ओढ़नी भी एक साधन है, क्या करने का, ओढ़ने का साधन है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, इनसे क्या पता चलता है, सीधी सीधी सी बात है कि कर्णवाचक कृत प्रत्यय में, ठीक है, कर्णवाचक कृत प्रत्यय पहचानने की सबसे बढ़िया बात यही है कि इसमें क्रिया के साधन का बोध होता है। ठीक है, जिससे काम हो रहा है उन साधनों का बोध होता है। जब कहीं भी ऐसे शब्द आपके सामने बन करके आएंगे तो वो कर्णवाचक कृदंत कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आता है हमारा नंबर 4। नंबर 4 कृत प्रत्यय कौन सा है, भाववाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, अब भाववाचक कृत प्रत्यय को समझिए किसे कहते हैं, जिन कृत प्रत्ययों के योग से बने संज्ञा पदों से भाव अथवा क्रिया के व्यापार का बोध होता है। ठीक है, ऐसे प्रत्यय जिनके योग से बनने के बाद संज्ञा जो पद होते हैं, संज्ञा शब्द होते हैं, उनसे भाव अथवा क्रिया के व्यापार का बोध होता है। ठीक है, तो उनके भाव प्रकट होते हैं संज्ञा शब्दों के। ठीक है, या फिर उनसे क्रिया के व्यापार का, कि किस लिए,
ठीक है, उस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, क्रिया किस लिए हो रही है, इन सब का पता चलता है, उनके क्या कहते हैं, भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए क्रिया के अंत में ना, भाववाचक कृत प्रत्यय में क्रिया के अंत में आप, अंत, वट, हट, ई, आई, आव, आन, आनी, ओवल, त, ती, नी, आहट इत्यादि प्रत्ययों को जोड़ने से भाववाचक कृदंत बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब इन सभी को जोड़ने से जब हम क्रिया में या फिर धातु में इन सब प्रत्ययों को जोड़ देते हैं तो उनसे ही भाववाचक कृदंत बन जाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे हमारे पास है धातु है मिल, मिल में जब हम आप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास आएगा मिलाप। मिलाप क्या है, मिलाप एक क्या दर्शा रहा है, भाव दर्शा रहा है मिलने का, ठीक है, क्रिया का भाव दर्शा रहा है वो। ठीक है, अब देख लीजिए शब्द है लड़, लड़ में जब हमने आई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, लड़ाई। लड़ाई क्या है दोस्तों, एक भाव है क्रिया का। ठीक है, तो ये क्या है, संज्ञा शब्द का भाव बता रहा है, या फिर क्या बता रहा है, उसका व्यापार बता रहा है, क्रिया के व्यापार को बता रहा है। क्रिया के व्यापार का मतलब उसका परिणाम जो क्रिया है, तो जब लड़ेंगे हम तो क्या होगा, लड़ाई होगी। ठीक है, तो क्या होगा, उसका एक व्यापार बता दिया उसने। ठीक है, जैसे भर, भर में अब अ प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन जाएगा, भार। भार क्या है, भार आपका भाव है, ठीक है, कि वजन, समझ गए। अब देख लीजिए भीड़, भीड़ में हमने अंत जोड़ दिया तो क्या बन गया, भिड़ंत बन गया, भिड़ंत। ठीक है, तो भिड़ंत किसे कहते हैं, वह स्थिति जब जब जो दो प्रतिद्वंदी एक दूसरे के आमने सामने हो उसको हम भिड़ंत बोलते हैं। ठीक है, कि भिड़ंत हो गई, जैसे कहीं पर एक्सीडेंट हो गया रोड पर तो क्या होता है, दो वाहन आमने सामने से आपस में टकरा जाते हैं तो हम बोलते हैं कि भिड़ंत हो गई। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए खींच, खींच में हमने आव प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया हमारा, खिंचाव। खिंचाव क्या है, भाव है। ठीक है, जब हम किसी की ओर खींचे चले जाते हैं तो वहां खिंचाव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सज, सज, सज क्रिया में हमने सज धातु में आवट प्रत्यय लगाया है तो क्या बन गया है, सजावट प्रत्यय बन गया है। सजावट क्या है, क्रिया का व्यापार है, मतलब हमने जो काम किया है उसकी सुंदरता को दिखा रहा है वो, कि हाँ सजावट, हमने बहुत देर तक किसी कमरे को सजाया है तो उसके बाद देखा हमने कि बहुत अच्छा लग रहा है तो दूसरे देख कर क्या कहेंगे कि भाई बहुत अच्छी सजावट कर रखी है। ठीक है, तो क्या हो गया, उसका भाव प्रकट हो गया। अब देख लीजिए चिल, चिल, चिल धातु में हमने आहट प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, चिल्लाहट। चिल्लाहट क्या है, भाव है, चिल्लाने का भाव है चिल्लाहट। अब है बोल, बोल में हमने ई प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, बोली बन गई। ठीक है, क्या बन गया, बोली बन गई ये भी। ऐसे ही समझ, समझ में हमने ओता प्रत्यय लगाया तो बन गया समझौता। बैठ, बैठ धातु में हमने कै प्रत्यय लगाया तो बन गया बैठक। अब खप धातु में हमने तय प्रत्यय लगाया तो खपत। चढ़ धातु में हमने ती प्रत्यय लगाया तो चढ़ती। चट, चाट में हमने नी प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, चटनी। तो क्या दोस्तों, ये आपके भाववाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं। इसके साथ ही दोस्तों आते हैं अपने अगले प्रकार पर। अब है नंबर 5 क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय। ठीक है, क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय किसे कहते हैं वो देख लीजिए एक बार। देखिए, जिन कृत प्रत्ययों के योग से क्रियामूलक विशेषण, संज्ञा, अव्यय या विशेषता रखने वाली क्रिया का निर्माण होता है। क्या, संज्ञा, अव्यय या विशेषता रखने वाली क्रिया का निर्माण होता है, मतलब इनकी विशेषता रखती होगी वो, संज्ञा की, अव्यय की या फिर विशेषता, विशेषण की। ठीक है, इनकी विशेषता रखती होगी, उन्हें क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय कहते हैं तथा इनसे बनने वाले शब्दों को क्रियाद्योतक कृदंत कहते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक चीज देख लीजिए कि मूल धातु के बाद आ अथवा वा जोड़कर तो भूतकालिक तथा ता प्रत्यय जोड़कर वर्तमान कालिक कृदंत बनाए जाते हैं। इससे क्या पता चलता है हमें कि जो क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय होते हैं उसके भी दो प्रकार होते हैं, एक वर्तमान कालिक, दूसरा है भूतकालिक। ठीक है, तो वर्तमान भूतकालिक में क्या होता है, धातु के बाद में आ या वा प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है, और वर्तमान कालिक में बाद में धातु के ता प्रत्यय जोड़ करके बनाया जाता है। ये दोनों प्रकार हो गए क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय के। ठीक है, अब देख लीजिए कहीं कहीं पर हुआ प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है, मतलब हुआ प्रत्यय भी कहीं कहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमारे पास पढ़ धातु है, पढ़, पढ़ में हमने आ प्रत्यय लगाया तो बन गया पढ़ा। ठीक है, पढ़ा, पढ़ा किसका क्या हो गया दोस्तों, ये होगी विशेषता। ठीक है, किसकी, पढ़ने की। ठीक है, अब देख लीजिए धो, धो धातु में हमने आ प्रत्यय लगाया तो बन गया धोया। ठीक है, अब या लगा हुआ है, ठीक है, आ लगा हुआ है, आ, तो आ किसका पहचान बताई थी हमने। ठीक है, किसकी पहचान बताई थी, वर्तमान की या भूतकाल की। देख लीजिए यहाँ पर आ भूतकाल की, ठीक है, और ता वर्तमान काल की। अब देख लीजिए जैसे खो धातु है, खो में हमने आ प्रत्यय लगाया तो बन गया खोया। अब बह धातु है, बह में हमने ता प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया बहता। तो बहता, तो ता प्रत्यय लगने से कौन से काल में चला जाएगा,
ये चले जाएगा आपका वर्तमान काल में, ता बहता, ठीक है। चल में हमने ता प्रत्यय लगाया तो चलता, गा में हमने ता प्रत्यय लगाया तो गाता। तो ये सब क्या हुए दोस्तों, ये हो गए हमारे क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय के उदाहरण। इसके बाद दोस्तों कहीं कहीं पर आपको एक और कृत प्रत्यय देखने को मिलेगा जो है गुणवाचक कृत प्रत्यय, ठीक है। ये कहीं कहीं पर आपको किसी किसी के द्वारा बताया जाएगा गुणवाचक कृत प्रत्यय, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर अब इसको हम उन 5 से अलग रख लेते हैं, हम इसको नंबर देते हैं नंबर 6, ठीक है, नंबर 6, ठीक है। ये है गुणवाचक कृत प्रत्यय, आपको कहीं कहीं पर पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। किसी किसी के द्वारा ही बताया गया है, लेकिन इसके अधिकतर जो है ना वो पीछे ही हमने ऐड कर दिए हैं, उनमें ही 5 में ही, लेकिन फिर भी चलो आपको बता देते हैं गुणवाचक कृत प्रत्यय होता क्या है। तो गुणवाचक कृदंत शब्दों से किसी विशेष गुण अथवा विशिष्टता का बोध होता है। मतलब जो गुणवाचक कृदंत होंगे, जो इधर गुणवाचक शब्द बनेंगे, ये इनसे क्या होगा, किसी विशेष गुण अथवा विशिष्टता का पता चलेगा, या तो उसकी किसी विशेष गुण का पता चलेगा या फिर विशिष्टता का पता चलेगा, ठीक है। अब ये कृदंत क्रिया में देख लीजिए, ये जो कृदंत होते हैं ना, क्रिया में आउ, इया, वैया, एरा, वन, हरा आदि प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं, ठीक है। क्या कहा उन्होंने कि जो क्रिया के साथ में इन सभी प्रत्ययों का योग होता है, उनसे ही गुणवाचक कृदंत बनते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे टिकना, क्रिया है टिकना, टिकना में हमने आउ प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, टिकाऊ। तो क्या हो गया, किसी चीज का गुण हो गया कि हाँ वह बेहतर चीज है, टिकाऊ है, लंबे समय तक टिकी रहेगी, ठीक है। तो उसकी विशेषता के बारे में बता दिया कि हाँ भाई बहुत अच्छी चीज है। अब देख लीजिए सुहाना, सुहाना में हमने वन जोड़ दिया तो क्या बन गया, सुहावन, ठीक है, सुहावन। ऐसे ही सोना, सोना में हमने हरा प्रत्यय लगाया है तो क्या बन गया, सुनहरा, सुनहरा, सुनहरा मतलब सोने के जैसा, ठीक है। तो ये इसकी क्या बता दिया, इसका एक गुण बता दिया, विशेषता बता दिया इसकी, क्या सोने के जैसा है, सुनहरा, ठीक है। घटना, घटना में हमने यह प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, घटिया। तो ये भी इसकी एक विशेषता बता दी कि भाई घटिया है, बहुत ही हल्की चीज है, ठीक है, अच्छी नहीं चलेगी। तो इसकी क्या हो गया, इसका एक गुण बता दिया, विशेषता बता दिया, इसलिए गुणवाचक कृत प्रत्यय के शब्द बन जाएंगे। ऐसे बहुत, बहुत में हमने एरा प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, बहुतेरा, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके गुणवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपके कृत प्रत्यय कंप्लीट हो चुके हैं, सारा हमने कृत प्रत्यय के बारे में आपको बता दिया है। तो साथियों तद्धित प्रत्यय शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि आप हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, हमने आपको प्रत्यय के 2 भाग पढ़ाए हैं, एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय को हमने अपनी वीडियो में आपको पूरा बता दिया है, ठीक है, कि इसके कितने भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पर उनका इस्तेमाल होता है। अब उसके बाद जो नंबर 2 आता है वो है हमारा तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तद्धित प्रत्यय की परिभाषा देख लीजिए, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, 3 चीज है, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण, ठीक है। इन तीनों चीजों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। ऐसे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। इस चीज को बहुत आराम से ध्यान में रखिएगा, बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। और इन उनके उनके किनके, तद्धित प्रत्यय की बात हो रही है, उनके मेल से बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। जैसे कृत प्रत्यय थे तो जो कृत प्रत्यय के योग से शब्द बनते थे उनको कृदंत कहते थे, ठीक है। ऐसे ही तद्धित प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को तद्धितांत या तद्धितांत शब्द कहेंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमने लिखा है मानव, मानव क्या होता है, मानव एक जाति का नाम है, ठीक है, संज्ञा शब्द है, इसमें हमने ता प्रत्यय लगाया है। तो जो संज्ञा के बाद में लगने वाला प्रत्यय है वो कैसा प्रत्यय होगा, तद्धित प्रत्यय होगा। और जो इनके दोनों के योग से बना हुआ शब्द होगा, जैसे यहां बन गया मानवता, तो ये क्या हो गए, तद्धितांत होगा दोस्तों, क्या हो गए, तद्धितांत शब्द होगा पूरा का पूरा। देखिए संज्ञा सर्वनाम के बाद में जो प्रत्यय लगेगा वो तद्धित प्रत्यय होगा, इन दोनों के योग से जो शब्द निकल के आएगा वो तद्धितांत होगा, तद्धितांत कहलाएगा, तद्धितांत शब्द कहलाएगा। अब देख लीजिए दूसरा एग्जांपल है अच्छा। अच्छा क्या होता है दोस्तों, अच्छा एक गुण होता है, उस गुण में हमने आई प्रत्यय लगाया है। और गुण क्या होता है, आपने अगर संज्ञा की परिभाषा पढ़ी होगी तो उसमें भाव, गुण, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सभी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये भी एक संज्ञा शब्द हो गया, इसके बाद प्रत्यय लगा है तो तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। इन दोनों के योग से जो बन के सामने आएगा अच्छाई, जो नया शब्द बन के आया वो क्या है, तद्धितांत शब्द है, ठीक है। अब देख लीजिए अपना, अपना, अपना में हमने प्रत्यय लगाया है पन। अपना क्या है, अपना भाव होता है, ठीक है, अपना भाव होता है, भाव शब्द होता है एक, और इसमें हमने पन प्रत्यय लगाया है जिससे बन गया
अपनापन। ठीक है, ऐसे ही मम, मम कैसा शब्द है दोस्तों, संस्कृत का शब्द है, मम माने होता है मेरा, जो आप संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं सर्वनाम। और जब सर्वनाम के बाद हमने लगाया है ता प्रत्यय, तो कैसा प्रत्यय हो गए, तद्धित प्रत्यय होगा, क्योंकि इन्होंने पहले ही कहा है संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के बाद में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय होते हैं। ठीक है, और उन दोनों के योग से क्या बनते हैं, तद्धितांत शब्द बनते हैं। तो क्या बन गया, ममता। ऐसे ही पंडित, पंडित में हमने आई प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया दोस्तों, पंडिताई। तो ये क्या हो, हमारा तद्धित प्रत्यय हो। दोस्तों अब बात करते हैं तद्धित प्रत्यय के भेद की, कि तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं तद्धित प्रत्यय के। तो देखिए हिंदी में ना बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने तद्धित प्रत्यय को विभिन्न विभिन्न भेदों में बांटा है, जिन्होंने बहुत सारे भेद बताए हैं। ठीक है, किसी ने कितने बताए हैं, किसी ने कितने बताए, किसी ने 8, किसी ने 9, किसी ने तो 14, 15 बता दिए। लेकिन देखिए दोस्तों, जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं बहुत खास खास होने वाले हैं, जो हमने ऐसे छांट करके लिए हैं जिनका पता आपको होना चाहिए। ठीक है, तो जो हिंदी में तद्धित प्रत्यय के भेद होते हैं वो दोस्तों 9 बताए हैं हमने। ठीक है, एक 9 है, 9 नंबर का है, इसमें नंबर 9 है आपका स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। तो कितने तो दोस्तों ये 9 होते हैं। ठीक है, जिनके बारे में आपको बहुत ही जरूरी पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आज हम आपको उन्हीं के बारे में पढ़ाने वाले हैं। नंबर 1 जो तद्धित प्रत्यय का भेद है वो होता है दोस्तों कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, नंबर 2 जो है हमारा वो होगा भाववाचक तद्धित प्रत्यय। नंबर 3 हमारा होगा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, और जो नंबर 4 भेद होगा तद्धित प्रत्यय का वो होगा गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। इसके बाद नंबर 5 आएगा आपका गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। फिर आपका आएगा नंबर 6 प्रकार स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। अब देखिए नंबर 7 पर आएगा आपका उनवाचक तद्धित प्रत्यय। ऐसे ही नंबर 8 पे आपका सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय, और जो लास्ट का होगा आपका नंबर 9 वो होगा आपका स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। अच्छा दोस्तों, ये प्रत्यय ऐसे हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी शांत मन से पढ़ोगे ना तो आपको पता लग जाएगा इनका नाम से ही कि हाँ इस प्रकार के प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्ययों का योग होने वाला है। जैसे आपका गणनावाचक तद्धित प्रत्यय है तो आपको पता लग जाएगा कि गणना, गणना किसे कहते हैं, गिनती कहते हैं। जहां भी किसी चीज किसी प्रत्यय के लगने से किसी शब्द की गणना का पता चल जाएगा। ठीक है, वहां पर गणनावाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय में जहां पे किसी प्रत्यय के जुड़ने के बाद किसी स्त्री का बोध होगा वो स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। तो इनको ना पढ़ना एक बार जब आप पढ़ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपको इनको समझना का। ठीक है, तो अब हम आपको इनको विश्लेषण के साथ पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, अब आप इनको देखिएगा, हम एक एक करके सभी को विश्लेषण के साथ आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, बताते हुए चलेंगे कि इसमें कौन कौन से कैसे कैसे क्या क्या शब्द आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मेरे साथ दो बात करते हैं तद्धित प्रत्यय के पहले प्रकार की। ठीक है, तो पहला प्रकार हमने आपको बताया था कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, देखिए कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है। ठीक है, जो शब्दांश, ऐसे शब्दांश या प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के साथ मिलकर, ठीक है, किसके साथ में, संज्ञा के, सर्वनाम के और विशेषण के साथ में मिलकर कार्य करने वाले, ठीक है, जो कार्य करने वाला होता है उसका या कर्तृवाचक शब्द को बनाते हैं। ठीक है, किसको, ऐसे कौन, पहले देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए एक बार, कि जो शब्दांश या प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ में मिलकर कार्य करने वाले या कर्तृवाचक शब्द को बनाते हैं उसे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। इतनी सी बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरे शब्द में देख लीजिए, अगर आपको आसान भाषा में चाहिए, छोटी परिभाषा चाहिए तो भी देख लीजिए, कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। किसका, कर्ता का बोध कराने वाले। कर्ता कौन होता है दोस्तों, कार्य करने वाला, वो हमेशा करता ही रहेगा। ठीक है, तो जो कार्य करने वाले का, कर्ता का बोध कराते हैं ऐसे प्रत्यय कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित क्यों कहेंगे, क्योंकि वो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ ही लगेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, संज्ञा के अंत में आर, क्या, आर या ई एरा हारा, इस प्रकार के तद्धित प्रत्यय लगाकर कर्तृवाचक तद्धितांत संज्ञाएं बनती हैं। ठीक है, क्या है, हमने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे प्रत्यय लगा करके संज्ञा के साथ में ही तद्धितांत शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, तद्धितांत संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमने लिखा है जुआ, जुआ प्लस आरी तो क्या हो जाएगा, जुआरी। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है जुआ खेलने का, लेकिन कौन कर रहा है उस काम को, कार्य करने वाले का बोध होगा केवल इसमें। ठीक है, तो कौन करेगा, जो जुआरी होगा। ठीक है, ऐसे ही पान, पान प्लस वाला, पान में हमने वाला प्रत्यय जोड़े तो क्या बन गया, पान वाला। पान वाला कौन होता है, पान बनाने वाला, तो पान का जो काम करता है, पान बनाने का काम जो करता है वही तो पान वाला कहेगा। ठीक है, ऐसे ही पालन में हम हार प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा पालनहार। ये क्या है दोस्तों, ये है वे संज्ञाएं
जिनसे कार्य करने वाले का बोध होता है। ठीक है, ऐसे प्रत्यय जिनके योग से कार्य करने वाले का पता चलता है कि हाँ ये करता है, ये सारे क्या है हमारे करता है। चित्र प्लस कार प्रत्यय लगाने पर क्या बन जाएगा, चित्रकार। ठीक है, जो चित्रकारी का कार्य करता है वो कौन होता है, चित्रकार होता है। सोना में आर प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, सुनार। जो सोने का कार्य करता है, सोने के आभूषण बनाने का कार्य करता है, वो कौन होता है दोस्तों, सुनार होता है। इसलिए क्या है, सारे के सारे हमारे करता। साथ ही दोस्तों आते हैं अपने अगले भेद की तरफ। अगला जो तद्धित प्रत्यय का भेद है वो है नंबर 2, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय देख लीजिए किसे कहते हैं। इस प्रत्यय में भाव प्रकट होता है। ठीक है, इसका नाम भाववाचक तद्धित प्रत्यय है, तो सीधी सी बात है भाव प्रकट होगा। ठीक है, जो शब्द बनकर के आएंगे प्रत्यय के योग से, उनसे कुछ ना कुछ भाव प्रकट होगा। ठीक है, अतः जो प्रत्यय संज्ञा तथा विशेषण के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा को बनाते हैं, ठीक है, संज्ञा के और विशेषण के साथ में जुड़कर जो भाववाचक संज्ञा को बनाते हैं, उसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब एक आसान भाषा में देख लीजिए, छोटी परिभाषा देख लीजिए इसकी, कि भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्या, भाव का जो बोध कराते हैं ऐसे प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, आसान है। अब देखिए, संज्ञा के अंत में जो संज्ञा शब्द होंगे हमारे, उनके अंत में आ, आई, आन, आया, आरा, आवट, आस, आहट, त्व, ई, एरा, ओती, त, ती, पन, पा इत्यादि तद्धित प्रत्यय लगाकर भाववाचक तद्धितांत शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे प्रत्यय लगाने के बाद में संज्ञा के तो क्या होता है, तद्धित प्रत्यय हमारा बन जाता है। कौन सा, भाववाचक। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे बुलाओ, बुलाव शब्द है, उसमें हमने आ प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, बुलावा। ठीक है, बुलावा क्या हो गया, एक भाव हो गया, किसी को अपने पास बुलाने का एक भाव हो गया। ठीक है, ऊंचा, ऊंचा में अगर हमने ई प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई क्या हो जाएगा, जो एक ऊंचाई किसी कहते हैं, एक भाव बन जाता है। ठीक है, किसी चीज की भी ऊंचाई का एक भाव बन जाता है कि भाई उसकी तो बहुत ही ज्यादा ऊंचाई है। ठीक है, अब देख लीजिए बच्चा, बच्चा में हमने अगर पन प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया हमारा, बचपन। ठीक है, तो बचपन क्या हो गया, दशा हो गई, एक स्थिति हो गई हमारे जीवन की। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारा भाव हो गया। ऐसे ही कवि, कवि में अगर हमने ता प्रत्यय लगाया तो क्या बन जाएगा दोस्तों, बन जाएगा कविता। और कविता क्या होती है कि हर एक कवि का जो भाव होता है, मन के जो भाव होते हैं, उसको वह कविता के रूप में बाहर निकाल देता है, तो ये भी एक भाव हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए, साफ प्लस आया बराबर सफाया। ठीक है, जब हम साफ शब्द में आया प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, सफाया। ठीक है, महान में हमने त्व प्रत्यय लगाया तो बन गया हमारा महत्व। ठीक है, लंबा में जब आई प्रत्यय लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, लंबाई। ठीक है, तो ये सब क्या हुए, हमारे भाववाचक तद्धित प्रत्यय। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा नंबर 3 भेद। ठीक है, तद्धित प्रत्यय का जो नंबर 3 प्रकार है वो है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं वो देख लीजिए, कि जिन प्रत्ययों के लगने से संबंध का पता लगे। ठीक है, ऐसे प्रत्यय जिनके लगने से शब्द के द्वारा संबंध का पता लगे, ठीक है, उसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इतनी सी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, जब अब इससे भी सरल शब्दों में देख लीजिए, बहुत ही आसान परिभाषा है इसकी, कि संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्द संबंध का बोध कराते हैं, ठीक है, ऐसे उनमें लगने वाले प्रत्यय जो होते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। कैसे, संबंधवाचक। ठीक है, अब देख लीजिए, संज्ञा के अंत में आल, हाल, एरा, ओती, जा इस प्रकार के जब शब्द लगते हैं तो उनसे जो नया शब्द निकल करके आता है उसको संबंधवाचक तद्धितांत संज्ञा कहते हैं, या संबंधवाचक तद्धितांत शब्द बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, ससुर प्लस आल, अब हमने ससुर शब्द में, ससुर एक संज्ञा शब्द है, इसमें हमने आल प्रत्यय लगाया है तो क्या बन गया, ससुराल। अब ससुराल कैसा शब्द हो गया, संबंध बताने वाला शब्द हो गया। ठीक है, कि लड़की का उसके ससुराल, ससुर से संबंध बताया जाता है। ठीक है, ससुराल। अब ऐसे ही चाचा में हमने एरा प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, चचेरा। तो क्या हो गया, भी एक संबंध हो गया कि क्या है, चचेरा है, कि चाचा का लड़का है या लड़की है, कुछ भी, चचेरा। ठीक है, अब ऐसे ही बहन में हमने जा प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, भानजा। इससे क्या पता चलता है, संबंध का पता चलता है हमें। ठीक है, इन शब्दों से क्या पता चलता है दोस्तों, संबंध का पता चलता है। जैसे नाना में हमने हाल प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, ननिहाल। ठीक है, मामा में हमने एरा प्रत्यय लगाया तो ममेरा। सौत में हमने एला प्रत्यय लगाया तो सौतेला। सांप में हमने एरा प्रत्यय लगाया तो सपेरा। कलम में हमने दान प्रत्यय लगाया तो कलमदान। तो ये क्या है, इन सबका संबंध बताने वाले शब्द बन गए। तो कैसा प्रत्यय हो गए, संबंधवाचक
तद्धित प्रत्यय हो गया। दोस्तों बात करते हैं तद्धित प्रत्यय के अगले प्रकार की। अगला प्रकार कौन सा है हमारा? नंबर 4, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, गणनावाचक, गणना किसे कहते हैं दोस्तों? गिनने को। ठीक है, तो जिन प्रत्यय के जोड़ने से शब्दों में संख्या का पता चले। ठीक है, ऐसे प्रत्यय जिनके जोड़ने से शब्दों से किसी संख्या का पता चले, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहेंगे। अब देख लीजिए, सरल शब्दों में देख लीजिए कि संख्या का बोध कराने वाले प्रत्यय गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय संख्या का बोध कराते हैं उनको हम गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इतनी सी बात है, क्लियर बिल्कुल। ठीक है, संज्ञा के पदों के अंत में, जो संज्ञा के पद होते हैं उनके अंत में ला, रा, था, वा, हरा आदि प्रत्यय लगा करके गणनावाचक तद्धितांत संज्ञाएं बनाई जाती हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे। देखिए, जैसे पह में हमने ला प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? पहला। तो इससे क्या पता चला? हमें संख्या का पता चला कि जो पहला है, शुरू का है, 1 नंबर का है, वो पहला है। ठीक है, अब देख लीजिए, दुस में हमने रा प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? दूसरा। ठीक है, दूसरा नंबर 2 का पता चलेगा। तो हमें क्या पता चल रहा है? इनसे हमें गणना का पता चल रहा है। ठीक है, संख्या का पता चल रहा है। ठीक है, अब ऐसी देख लीजिए, 7 शब्द है, 7 में हमने वा प्रत्यय जोड़ा है तो क्या बन गया? 7वां। अब 7वां से क्या पता चल रहा है? हमें पता चल रहा है कि जो है अंक है, कौन सा है? 7वां है। ठीक है, संख्या है, 7वां नंबर की संख्या है। अब ऐसी चौ में हमने था प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया हमारा? चौथा। तो ये क्या है दोस्तों? ये सारे के सारे संख्यावाचक शब्द हैं। ठीक है, जो गिनने के काम आते हैं, गिनती में काम आते हैं, गिनती को दर्शाते हैं, इसलिए गणनावाचक तद्धित प्रत्यय दोस्तों हमारा नंबर 5 प्रत्यय। नंबर 5 तद्धित प्रत्यय का प्रकार कौन सा? ये है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जिन प्रत्यय के प्रयोग से पदार्थों, ठीक है, जिन प्रत्यय के प्रयोग करने से पदार्थों के गुणों का बोध होता है, उन्हें ही हम गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, सीधी भाषा में बात करें तो गुणों का बोध कराने वाले प्रत्यय ही गुणवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, संज्ञा के अंत में, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय में जो संज्ञा होती है, संज्ञा के अंत में आ, इत, ई, ईय, इला, वान आदि प्रत्ययों को लगाकर गुणवाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, ऐसी संज्ञा जिनके गुणों का बोध होता है वो गुणवाचक संज्ञाएं, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमने भूख लिखा है, भूख, भूख में हमने आ प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन जाएगा? भूखा। ठीक है, क्या बन गया? भूखा। भूखा क्या हो गया? ये गुण हो गया एक। ठीक है, अब देख लीजिए, झगड़ा, झगड़ा में हमने इला प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? झगड़ीला। ठीक है, झगड़ीला, झगड़ीला भी क्या हो गया? किसी व्यक्ति का एक गुण हो गया कि हाँ बहुत झगड़ा करने वाला व्यक्ति होता है, तो उसका गुण कैसा हो गया? झगड़ीला हो गया। ठीक है, ऐसे ही है गुण, गुण में हमने वान प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? गुणवान। ठीक है, इसमें तो गुण लगा ही हुआ है शब्द है। ठीक है, तो गुण होता ही है लोगों का, किसी सभी लोगों का। समाज, समाज में हमने एक प्रत्यय लगाया तो बन गया हमारा सामाजिक। अब ऐसे ही भारत, भारत में हमने ये प्रत्यय लगाया तो बन गया भारतीय। ठीक है, तो क्या हुए? गुण हुए। ठीक है, जो संज्ञाओं के गुणों को बोध कराते हैं, जिन प्रत्यय के जुड़ने से गुणों का बोध होता है, पदार्थों का, शब्दों के गुणों का बोध होता है, वो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। साथियों आता है हमारा नंबर 6 प्रकार, जिसका नाम है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जिन प्रत्ययों के प्रयोग से स्थान का पता चलता है, ऐसे प्रत्यय जिनके प्रयोग से स्थान का पता चल जाता है, उनको ही हम स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, सीधे सी भाषा में देख लीजिए कि स्थान का बोध कराने वाले प्रत्यय स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब इनमें क्या होता है? देखिए, संज्ञा के अंत में ई, वाला, इया, तिया आदि प्रत्ययों को लगाकर ही स्थानवाचक तद्धितांत संज्ञाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, स्थानवाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यहाँ पर शब्द आया है जर्मन, जर्मन में हमने ई प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? जर्मनी। तो स्थान का पता चल गया। ठीक है, चाय, चाय में हमने वाला प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? चाय वाला। आप सोच रहे होंगे कि चाय वाला स्थान का पता कैसे होगा। देखिए दोस्तों, जैसे आप कभी अपने दोस्तों से मिलते हैं, बोलते हैं कि भाई कहाँ पे मिलना है, तो बता देते हैं उसको ऐसे स्थान के बारे में कि भाई चाय वाले के वहाँ मिलना है। ठीक है, तो ये शब्द स्थान के लिए भी चलता है। ठीक, ऐसे ही जयपुर, जयपुर में हमने यह जोड़ दिया प्रत्यय तो क्या बन गया? जयपुरिया। ठीक है, ऐसे ही कलक में हमने तिया जोड़ दिया तो क्या बन गया? कलकतिया। ठीक है, मतलब अगर किसी को देख करके बोल दे कि कहाँ का भाई ये तो जयपुरिया है, ठीक है, वहाँ स्थान का पता चल गया। ठीक है, कलकतिया, कलकतिया है। ठीक है, ऐसे ही है बनारस, बनारस में हमने ये प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन गया? बनारसी। जैसे साड़ियाँ बहुत प्रचलित है बनारसी, ठीक है, कि बनारसी साड़ियाँ। ठीक, बनारसी साड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि आप बनारस की होती है, बनारस की बनाई हुई होती है, बनारस में बनी हुई होती हैं, इसलिए उनको बनारसी साड़ियाँ बोल देते हैं। ठीक है, तो इनसे क्या पता चलता है दोस्तों? इनसे पता चलता है कि ये सब क्या है? स्थानवाचक शब्द हैं। ठीक है, तो क्या हुए? स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। आता है अगला प्रकार जो है उनवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, उनवाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जिन प्रत्यय शब्दों से, ठीक है, जिन प्रत्यय के लगने के बाद शब्दों से लघुता, प्रियता,
और हीनता का पता चले। लघुता मतलब छोटेपन का, प्रियता मतलब प्यारे का, ठीक है, और हीनता मतलब जो अब अच्छा नहीं होता किसी के लिए ऐसा, ठीक है, ऐसे शब्दों का पता चले उन्हें हम उनवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए संज्ञा के अंत में जहां आ, या, ई, ओला, क, की, टा, टी, डा, डी, री, ली, वा, सा ऐसे प्रत्यय लगा करके ही हम क्या करते हैं, उनवाचक तद्धित प्रत्यय को तद्धित शब्द बनाते हैं। ठीक है, उनवाचक तद्धितांत शब्द बनाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमने लिखा है कोठा। कोठा क्या होता है, कोठा एक बड़ा रूप होता है घर का, ठीक है, कोठा, और उसमें जोड़ दिया हमने री, तो क्या बन गया, कोठरी। कोठरी किसे कहते हैं दोस्तों, एक छोटे कमरे को बोलते हैं, उसको हम कोठरी बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही बाबू, बाबू में हमने आ प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, बबुआ। अच्छा, जो कोठरी था ये किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है दोस्तों लघुता को। ठीक है, किसको, लघुता को दर्शाता है। अब ऐसे ही बाबू में हमने आ प्रत्यय लगा तो बन गया बबुआ, किसको दर्शाता है, वो प्रियता को। ठीक है, हम लाड़ लाड़ में किसी को ही ऐसे ही प्यार में बोल देते हैं बबुआ। ठीक है, क्रिया है वो बबुआ। ऐसे ही दूसरा शब्द है बूढ़ी, बूढ़ी में हमने यह प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, बुढ़िया। अब जब किसी को बुढ़िया बोलोगे तो उसको अच्छा थोड़ी लगेगा, तो कैसे शब्द हुआ, ये हीनता भरा शब्द हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही हमने देखे ढोल, ढोल क्या है, एक बड़ा रूप है, और क में जब जोड़ देंगे क प्रत्यय तो क्या बन जाएगा, ढोलक। ढोल का छोटा रूप क्या बन जाएगा, ढोलक। तो ये लघुता को प्रकट करता है। ऐसे हमने खाट में यह प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, खटिया। ठीक है, जो खाट से छोटी होती है वो खटिया। अब बच्चा, बच्चा में हमने वाह प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, बचवा। बचवा किसको बोलते हैं हम, स्नेह के लिए बोल देते हैं। ठीक है, तो ये प्रियता को दर्शाता है। तो ये क्या हुआ, उनवाचक तद्धित प्रत्यय शब्द बन गए हैं। ठीक है, अब इसकी एक पहचान ध्यान रखिएगा, लघुता, प्रियता और हीनता को दर्शाएंगे वही उनवाचक तद्धित प्रत्यय होंगे। साथ ही दोस्तों अगर बात करें आप तद्धित प्रत्यय के अगले भेद की तो है नंबर 8 सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय का देख लीजिए किसे कहते हैं, कि जिन प्रत्ययों को जोड़ने से बने हुए शब्दों से समानता या समता का पता चले। ठीक है, किसी की समानता या समता का पता चले कि हाँ उसके जैसा है, उसके समान है, ऐसा, ऐसे शब्दों का पता चले तो उसे सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के अंत में सा, हरा आदि प्रत्यय लगाकर सादृश्यवाचक तद्धितांत बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या, सा और हरा लगा करके। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, जैसे जैसे सुन, सुन में हमने हरा प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, सुनहरा। सुनहरा का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसकी समानता किससे की जा रही है, सोने से, सोने के जैसा। ठीक है, सुनहरा कैसा, सोने के जैसा। ठीक है, अब पीला में हमने सा प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, पीला सा। मतलब पीला नहीं है, वो पीला सा है। ठीक है, पीले के जैसा है। ठीक है, तो क्या कहा उन्होंने कि समानता या समता का जहां पता चले जिस प्रत्यय के लगाने से, वो क्या होता है, सदृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय होता है। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा तद्धित प्रत्यय का आखिरी भाग, जो है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले प्रत्यय स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे प्रत्यय जो शब्दों के बाद में जुड़ करके किसी भी स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं आपके स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। बहुत ही आसान है, देखिएगा, संज्ञा शब्दों के अंत में, जो संज्ञा शब्द होते हैं उनके अंत में इन, आइन, नी तथा आनी प्रत्ययों को जोड़कर स्त्रीवाचक तद्धितांत शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे अब देख लीजिए एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने लिखा है पंडित, पंडित में हमने आइन जोड़ दिया, आइन प्रत्यय, तो क्या बन गया, पंडिताइन। पंडिताइन किसको बोलते हैं, पंडित की पत्नी को पंडिताइन बोलते हैं, तो स्त्रीवाचक हुआ। ठीक है, ऐसे ही माली, माली में हमने इन प्रत्यय लगाया है तो क्या बन गया है दोस्तों, मालिन, मालिन। अब माली की जो पत्नी होगी उसको मालिन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही है कुम्हार, कुम्हार में हमने इन प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, कुम्हारिन। ऐसे ही मोर, मोर में हमने नी प्रत्यय लगाया तो बन गया मोरनी। शेर में हमने नी प्रत्यय लगाया, शेरनी। सेठ में हमने आनी प्रत्यय लगाया तो सेठानी, और देवर में हमने आनी लगाया तो देवरानी। तो ये क्या हुए दोस्तों, ये हुए आपके स्त्रीवाचक तद्धितांत शब्द। ठीक है, तो ये क्या हुए, स्त्रीवाचक प्रत्यय हुए, जो इधर लिखे हुए हैं सारे, आइन, इन, नी, आनी, ये क्या है, स्त्रीवाचक प्रत्यय। अब दोस्तों आपको उपसर्ग और प्रत्यय हमने दोनों चीज बता दी हैं। ठीक है, प्रत्यय के भेद भी हमने आपको पढ़ा दिए हैं कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब देख लीजिए कुछ ऐसी बात जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं दोस्तों जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बने होते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए, जैसे हमारे पास शब्द है प्रदर्शित, प्रोत्साहित, विभिन्नता, सुशोभित, प्रस्फुटित, अहिंसात्मक,
प्रतिनिधित्व आदि। ये शब्द ऐसे हैं जो उपसर्ग से भी और प्रत्यय से भी दोनों के योग से बने हुए हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि इनमें कौन सा उपसर्ग है कौन सा प्रत्यय है, इनको अलग अलग कैसे करेंगे वो देख लीजिए एक बार। ठीक है दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है। तो हमारा पहला शब्द है जो प्रदर्शित है, प्रदर्शित में हमने प्र उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, इस प्रदर्शित शब्द में प्र उपसर्ग लगा हुआ है। इसका जो मूल शब्द है दोस्तों वो है दृश्य। दृश्य के बाद इसमें आया है इत प्रत्यय। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, दोनों है। मूल शब्द क्या है? दृश्य। दृश्य में प्र उपसर्ग लगा हुआ है और इत प्रत्यय लगा हुआ है, तब बनता है प्रदर्शित। ठीक है, तो ऐसे भी शब्द होते हैं जिन जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बने हुए होते हैं। अब देख लीजिए अगला शब्द है हमारे पास प्रोत्साहित। प्रोत्साहित में प्र उपसर्ग लगा हुआ है और उत्साह जो है वह मूल शब्द है। मूल शब्द में प्र उपसर्ग लगा हुआ है और इत प्रत्यय लगा हुआ है, तो प्र और इत उपसर्ग और प्रत्यय के लगने से बन गया है प्रोत्साहित। ठीक है, अगला शब्द देख लीजिए। अगला शब्द हमारे पास विभिन्नता आया है। विभिन्नता में हमने उपसर्ग देखा कि वी लगा हुआ है। मूल शब्द क्या है इसमें? भिन्न। ठीक है, और प्रत्यय क्या लगा हुआ है इसमें? प्रत्यय लगा हुआ है ता। ठीक है, वी उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से जब भिन्न में साथ साथ लग जाते हैं तो बन जाएगा विभिन्नता। ठीक है, ऐसे ही अब देख लीजिए अगला जो हमारे पास शब्द है सुशोभित। अब इसमें उपसर्ग कौन सा लगा? उपसर्ग पहले लगता है तो हमने इसलिए उपसर्ग पहले लिखे हैं, प्रत्यय बाद में लगता है तो हमने प्रत्यय बाद में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब सुशोभित में उपसर्ग कौन सा है? सु। ठीक है, उसका मूल शब्द है दोस्तों शोभा और प्रत्यय लगा हुआ है इत। समझ में आया तक का? अब देख लीजिए अगला शब्द है प्रस्फुटित। प्रस्फुटित में हम देखा कि भाई प्र उपसर्ग लगा हुआ है। शब्द क्या है? मूल शब्द क्या है इसका? स्फुट। स्फुट में प्र उपसर्ग लगा हुआ है और इत प्रत्यय लगा हुआ है, तब हुआ प्रस्फुटित। अब देख लीजिए अगला शब्द है हमारे पास अहिंसात्मक। अहिंसात्मक में हमने देखा कि जो मूल शब्द है ना हिंसा, हिंसा में उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद भी इसमें आत्मक प्रत्यय का योग है, तब बनेगा ये अहिंसात्मक। ठीक है, अब देख लीजिए अगला शब्द है प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व, अब इसका जो मूल शब्द है ना दोस्तों निधि है, निधि। निधि में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है और बाद में त्व प्रत्यय का योग है, तब बनेगा ये प्रतिनिधित्व। तो ऐसे भी शब्द होते हैं जो प्रत्यय और उपसर्ग दोनों के योग से बनते हैं, वो हमने आपको बता दिए हैं।